हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ साहिल। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने टेबल तक पढ़ लिया था कि टेबल बनाएंगे कैसे, कैसे टेबल के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी, कॉन्फ़िगरेशन सब। अब नेक्स्ट है एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। अब सबसे पहले हम प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है भाई एटॉमिक रेडियस। अब देखो एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है। नाम बता रहा है कि रेडियस ऑफ एटम। अब एटम की रेडियस हम फाइंड कैसे करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस, ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। तो सेंटर से लेके वो जगह ऑर्बिट अप टू वेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके वो ऑर्बिट जहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, देखो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके अप टू the orbit where electron are present is called as atomic radius। वो जगह जहाँ से लेके जहाँ तक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फैली हुई है इसको आप क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। या कई जगह पे आपको डेफिनेशन ऐसे भी लिखी मिल सकती है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू द प्लेस where probability of finding electron is maximum। न्यूक्लियस के सेंटर से लेके वो जगह जहाँ तक इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की डेंसिटी मैक्सिमम है इसको आप क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है कि आप एटॉमिक रेडियस को डायरेक्टली क्यों नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो पॉइंट ये आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करने में क्या क्या डिफ़िकल्टी होती है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपा ने ये लिख दिया, ये डेफिनेशन हमारे को ये कहती है कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन है वेव की फॉर्म में। ठीक है, अब अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में ऐसे मूव कर रहा है, ये मान लो कि न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, इसकी वेव बनाता है।
तो अगर मैं सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वेव के इस पॉइंट तक डिस्टेंस देखूं और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वेव के इस पॉइंट तक डिस्टेंस देखूं तो दोनों डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फिक्स नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फिक्स नहीं है और वो मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन की रेडियस को एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, देखो पॉइंट ये है, एज क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड, इलेक्ट्रॉन की क्लाउड जो है वो फिक्स नहीं है, वो वेव बना रही है ऐसे। तो वेव के ऊपर आप जब रेडियस फाइंड करोगे तो वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। सो रेडियस कैन नॉट बी फाइंड एग्जैक्टली। तो आप रेडियस को एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम एटॉमिक रेडियस को एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते तो भाई अब रेडियस फाइंड कैसे होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को फिक्स करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को फिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को फिक्स करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को फिक्स करने के बाद रेडियस फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने बॉन्ड पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक इंडिकेशन दे देता हूँ, उसके बाद टॉपिक आगे कराता हूँ। ये देखो, मान लो कि हमने बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो फिक्स हो जाती है। आपने ल्यूइस की डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी, हम H2 का एग्जांपल लेके वही बनाते हैं। देखो, मान लो H2 है तो आप ऐसे बनाते थे कि ये न्यूक्लियस, ऐसे ये दूसरा न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। तो इनके बीच में आपने क्या किया, ऐसे रखते थे आप। ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज फिक्स्ड। जब बॉन्ड बन जाता है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। अब बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहीं पे ही रहेंगे। ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड becomes fixed between nucleus of two atoms। दो एटम के बीच में, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो जाती है, फिक्स। तो अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फिक्स हो चुकी है, अब आप रेडियस को फाइंड कर सकते हो। तो हम जो रेडियस को फाइंड करते हैं एग्जैक्टली कोवेलेंट रेडियस या टाइप ऑफ रेडियस अभी आगे बढ़ते हैं तो वो इसी फॉर्म में ही करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट है टाइप ऑफ रेडियस। सबसे पहले है कोवेलेंट रेडियस। देखो नाम बता रहा है रेडियस विच इज कैलकुलेटेड यूजिंग कोवेलेंट बॉन्ड। वो रेडियस जो हम कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद फाइंड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस। अब
कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता था? कोवलेंट बॉन्ड बनता था म्यूचुअल शेयरिंग से। म्यूचुअल शेयरिंग में क्या होगा? बोथ विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे जो यहाँ पे था। ठीक है, अब ये कोवलेंट बॉन्ड है, हम ऐसे बनाते हैं ना H और H, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। तो अब इन दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, पॉइंट ये है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 atoms which are joined together, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 atoms विच आर ज्वाइंट टुगेदर, वो 2 एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं और इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब रेडियस कैसे फाइंड करते हैं? तो जो ये बॉन्ड लेंथ है इसका जब मैं हाफ कर देता हूँ, अब देखो इलेक्ट्रॉन फिक्स हो चुके हैं। बॉन्ड बनने के बाद क्या होता है? मान लो कि ये एक एटम था, ये दूसरा एटम था, जब ये दोनों का बॉन्ड बना आपस में तो एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इनके बीच में है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो 2 न्यूक्लियस ऐसे आपस में जुड़ेंगे। 2 न्यूक्लियस यहाँ पे होंगे, ये ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, ये ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, 2 न्यूक्लियस यहाँ हो गए। तो इन न्यूक्लियस के बीच का ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और जो बॉन्ड लेंथ का हाफ होगा, क्योंकि क्लाउड फिक्स होगी, मतलब क्या हो गया? साइज फिक्स हो गया। अब इसका जो आप हाफ कर देंगे उसको आप क्या कहेंगे? कोवलेंट रेडियस। भाई यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ, तो कोवलेंट रेडियस जो है वो क्या होगा? 1/2 ऑफ बॉन्ड लेंथ। 1/2 ऑफ बॉन्ड लेंथ when both atom are same, when both joined atoms are same, जब दोनों एटम क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या थे? हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे? कोवलेंट रेडियस। अब मैंने टर्म लिखी है नीचे कि व्हेन बोथ एटम आर सेम, दोनों सेम है तभी हाफ होगा। अगर मान लो भाई आप एग्जांपल लेके चल रहे हैं HCl का, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं HCl, तो HCl के केस में हाइड्रोजन का तो होता है 1s ऑर्बिटल। हाइड्रोजन की अगर आप कन्फिग्रेशन करें तो बनती है 1s1। ठीक है, क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी कन्फिग्रेशन करें तो बनेगी 3s2 3p5, 3s2 3p5। तो भाई 3p5 3 4 5। अब इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन का 2p ये और हाइड्रोजन का 1s ये ओवरलैप करेंगे, विल ओवरलैप एंड विल फॉर्म बॉन्ड। ये ओवरलैप करेंगे और क्या बना देंगे? बॉन्ड बना देंगे। अब देखो तो ये बनेगा, ये हाइड्रोजन, ये इसका 1s क्लोरीन, ये क्या होगा इसका 3p। अब अगर मैं इसका हाफ करूं तो वो कहां पे आ रहा होगा? क्लोरीन के पास आ रहा होगा, क्योंकि
क्लोरीन का साइज जो है वो बड़ा है और हाइड्रोजन का साइज जो है वो छोटा है, तो अब इस टाइम पे आप हाफ नहीं कर सकते। दिस इज क्लोरीन 3p, वी कैन नॉट डू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एज साइज ऑफ क्लोरीन इज बिगर, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या है, बिगर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो बॉन्ड लेंथ है, ओवरलैप तो ये ऐसे करेगा, इलेक्ट्रॉन दो यहीं पे ही रहेंगे, तो जो बॉन्ड लेंथ है HCl की वो किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन। अब मैं क्या करूंगा, जो यहां से मैंने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन निकाली है, यहां से जो अभी अपन ने H2 का एग्जाम्पल किया था, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मैं यहां से निकाल लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ क्या करूँगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1/2 होगा किसके, बॉन्ड लेंथ ऑफ H2। H2 की बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। दिस वैल्यू वी कैन पुट हेयर। इसके बाद ये हमें पता होगा यहाँ से ये कितनी आ रही है, तो आप क्या निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ क्लोरीन। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, फॉर होमो डाइएटोमिक तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस जो है वो क्या करोगे, हाफ कर दोगे किसका, बॉन्ड लेंथ का। अगर हेटेरोडायटोमिक है तो हेटेरोडायटोमिक के लिए आपको ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। होमो का मतलब दो सेम, हीट्रो का मतलब दो अलग, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंट रेडियस की कोवेलेंट रेडियस होती क्या है एंड हाउ वी कैन फाइंड दैट। अब इसके बाद देखो जो नेक्स्ट टाइप है रेडियस की वो है वंडरवाल रेडियस। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वंडरवाल रेडियस। अब देखो वंडरवाल रेडियस आप कैसे फाइंड करोगे। नेक्स्ट इज वंडरवाल वंडरवाल्स रेडियस। अब देखो वंडरवाल रेडियस का क्या मतलब होता है। अब इसको हम फाइंड करते हैं, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two non-bonded atoms. It is half of the distance between two non-bonded atoms which may or may not be joined further. देखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन का मतलब है कि इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ विच मे और मे नॉट बी फर्दर ज्वाइंट। इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेम कर लो, टू सेम नॉन बॉन्डेड एटम्स विच मे और मे नॉट बी फर्दर ज्वाइंट। अब इसको देखो, इसका मतलब और इसको फाइंड कैसे करते हैं। मान लो कि अपने पास क्लोरीन है Cl2, अपने पास दूसरा क्लोरीन है, तो क्लोरीन को आप कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये एक Cl ये एक Cl। देखो Cl और Cl के बीच में तो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड।
क्योंकि यहां पे ये कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए थे। अब इसके बाद दूसरा क्लोरीन होगा, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन। तो अब इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसका जो हाफ कर देंगे, इसको हम क्या कहेंगे, वैन डर वाल रेडियस। मतलब आप डेफिनेशन पढ़ो, ये वैन डर वाल रेडियस है क्या, ये हाफ है किसके, डिस्टेंस का, बिटवीन टू सेम नॉन बॉन्डेड एटम, दो सेम एटम जो आपस में नहीं जुड़े हुए होंगे, विच मे और मे नॉट बी फर्दर ज्वाइंट, जो आगे किसी से जुड़े हुए हो सकते हैं और नहीं भी। यहाँ पे ये क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से, ये किससे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से, जुड़े हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये इस सेंटर से लेके यहाँ से, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक के बीच का जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस का जो हाफ है, इसको हम क्या कह देते हैं, वैन डर वाल रेडियस। और ये जो क्लोरीन है और दूसरा क्लोरीन है, इसके बीच के डिस्टेंस का हाफ आप क्या कह देते हैं, कोवेलेंट रेडियस। अब आप देखो कि ये डिस्टेंस तो वही रहा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है कुछ बीच में खाली, ये क्या है, एम्प्टी पोर्शन है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो वैन डर वाल रेडियस होगी, वो हमेशा ज़्यादा होगी किससे, कोवेलेंट रेडियस से। क्योंकि देखो कोवेलेंट रेडियस में तो ये डिस्टेंस था, सेंटर से दो जुड़े हुए एटम का आधा, यहाँ पे जुड़े नहीं हुए, तो ये और ये तो मैच कर रहा है। अब इसके बाद ये एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एम्प्टी पोर्शन, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वैन डर वाल रेडियस जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी किससे, कोवेलेंट रेडियस से, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड वैन डर वाल रेडियस। नाउ नेक्स्ट वन इज मेटेलिक रेडियस। अब देखो नाम इंडिकेट कर रहा है कि किसके अंदर फाइंड करेंगे, मेटल के अंदर, क्योंकि नाम ही यही है मेटेलिक रेडियस। तो देखो मेटेलिक रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। रेडियस ऑफ मेटल, मेटल की जो रेडियस होगी इसको आप क्या कहेंगे, मेटेलिक रेडियस। अब फाइंड कैसे करते हैं, देखो मेटल का हमेशा हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सी मॉडल। मेटल का क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सी मॉडल। अब देखो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक सी मॉडल होता क्या है, देखो मेटल जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि इनकी टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, इनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्या होती है, टेंडेंसी। तो हम मेटल का जो सी मॉडल बनाते हैं उसको ऐसे बनाते हैं कि मेटल का पॉजिटिव चार्ज और इसका ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही दूसरी मेटल जो होगी इसका ये पॉजिटिव चार्ज, इसका लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम कहते हैं कर्नल, पॉजिटिव फिक्स आयन ऑफ मेटल। मेटल का ये जो पॉजिटिव फिक्स आयन होता है इसको अपन क्या कहते हैं, कर्नल। ये जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल है
इसको हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल का मतलब यही होता है विच कैन मूव। ठीक है, अब देखो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। इस पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड forces of attraction between electrons and metal kernel are called as metallic bond। इसी को हम क्या कह देते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। अब देखो मेटल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होती है, अट्रैक्शन। तो जो अट्रैक्शन हो रही होगी इसी को हम क्या कहेंगे, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, अब एक पॉजिटिव ये, एक पॉजिटिव ये, और ये इलेक्ट्रॉन। अब मेटेलिक रेडियस होता क्या है, दिस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कर्नल्स, बिटवीन सेंटर लिख लो, बिटवीन सेंटर ऑफ टू कर्नल्स। ये दो कर्नल हैं, इनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस का जो हाफ होता है इसको आप क्या कहते हैं, मेटेलिक रेडियस। अब अगर हम तीन रेडियस पढ़ी हैं हमने, तीनों को कंपेयर करें तो देखो वंडरवाल रेडियस में दो एटम के बीच में गैप ज़्यादा था, यहाँ पे गैप क्या है, कम है। तो पॉइंट ये आता है भाई कि जो हमारे पास वंडरवाल रेडियस है वो हमेशा ज़्यादा होगी मेटेलिक रेडियस से, और मेटेलिक रेडियस ज़्यादा होगी किससे, कोवलेंट रेडियस से। तो ये तीन टाइप की रेडियस एग्जिस्ट करती हैं, आपको ये तीनों टाइप की रेडियस पढ़नी है, स्टडी करनी है। अब इसके बाद बात आती है भाई कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड क्या बनते हैं, व्हाट अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होगा पीरियोडिक टेबल में। अब ट्रेंड का मतलब होता है या तो टॉप से बॉटम, ट्रेंड का मतलब है टॉप से बॉटम इन एनी ग्रुप। किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उस टाइम पे क्या बन रहा है। या ट्रेंड का मतलब होता है लेफ्ट से राइट इन एनी पीरियड। कल हमने पढ़े थे कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं। तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए और किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हुए जो ऑर्डर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ट्रेंड का मतलब ये होता है। अब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब देखो जो एटॉमिक रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है,
क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, न्यूक्लियस। ठीक है, अगर आप बात करें साइज की, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, क्योंकि ये तो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। पहले मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो रेडियस ये थी, अब अगर डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो डिस्टेंस क्या होगी, ये रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी कम एटॉमिक रेडियस होगी। इनवर्स आएगा भाई, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो रेडियस कम होगी, और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो रेडियस ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसी भी पीरियड में, जैसे आप लिख लेते हैं लिथियम, मैं सेकंड पीरियड लिख रहा हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, अब जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियड में, तो देखो शेल नंबर सेम है, कौन सी है, n इज इक्वल टू 2। इसकी कन्फिग्रेशन करोगे तो आखिरी का इलेक्ट्रॉन देखो, n इज इक्वल टू 1 में तो आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8। तो लिथियम में 3 होते हैं, तो पहले n इज इक्वल टू 1 में 2 गए, फिर n इज इक्वल टू 2 में 1 आया, फिर यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8। तो अब लेफ्ट से राइट जाते हुए, on going from left to right in any period, electron are adding in same shell। इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं, n इज इक्वल टू 2 में। और बट न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बाय 1 एट ईच स्टेप। लेकिन हर स्टेप के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 1 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज क्या होगी, साइज क्या होगा, डिक्रीज। क्योंकि देखो ये मान लो कि n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है। लिथियम में देखा तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 था, न्यूक्लियस में 3 चार्ज था। अब लिथियम से जब बेरिलियम पे गए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ चार्ज कितना हो गया, 4। फिर बेरिलियम से जब बोरोन पे गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, चार्ज कितना हो गया, 5। अब इलेक्ट्रॉन तो उसी शेल में आ रहे हैं लेकिन यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, तो अब जब चार्ज बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा, ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसी शेल में जा रहे हैं। ठीक है, अब बोरोन से जब कार्बन पे जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 4। अब देखो फिर नेक्स्ट स्टेप पे गए, इलेक्ट्रॉन तो इसी शेल में आया, यहाँ चार्ज बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टाइटली हेल्ड होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हो रहे हैं तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, इलेक्ट्रॉन आर एडिंग इन सेम शेल। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, सेम शेल के अंदर ऐड हो रहे हैं, बट न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बाय 1 एट ईच स्टेप। सो atomic radius will decrease in period। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी पीरियड में जाने पे। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो ये जो हमारे पास ये ग्रुप 17 है, ठीक है, ये ग्रुप 18 है। ग्रुप 18 हमने पढ़ा है, ये किसका होता है, नोबल गैसेस का। ठीक है, अब ये तो कंपाउंड बनाते नहीं। ठीक है,
इनकी हम फाइंड करते हैं, ग्रुप 18 के हम फाइंड करते हैं वैन डर वाल रेडियस, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं। जब कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं बना रहे तो इनकी हम क्या फाइंड करेंगे, वैन डर वाल रेडियस। तो अब रेडियस डिक्रीज होगी कहाँ तक, ग्रुप नंबर 17 तक, और 17 से 18 पे जाएंगे तो क्या आएगा, इंक्रीज, क्योंकि यहाँ तक तो फाइंड कर रहे होंगे कोवलेंट रेडियस, लेकिन यहाँ पे क्या है, वैन डर वाल रेडियस, तो विल डिक्रीज इन पीरियड अप टू ग्रुप 17। ग्रुप 17 तक जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन जैसे ही हम ग्रुप 17 से 18 पे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीज, क्योंकि इसकी तो कोवलेंट रेडियस है, इसकी क्या है, वैन डर वाल रेडियस। तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे तो ग्रुप 17 तक तो आएगा डिक्रीज, फिर 17 से 18 के ऊपर क्या आएगा, इंक्रीज। ठीक है, अब इसके बाद इसी में एक एक्सेप्शन और आती है, और एक्सेप्शन ये है कि भाई जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से, सॉरी यहाँ तक तो ये डिक्रीज आ रहा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी किससे, नाइट्रोजन से। अब इस पे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड फुल फील्ड का केस लगेगा, पहले हम वो स्टडी करते हैं। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। आपको इस यूनिट के अंदर ट्रेंड तो याद रखने ही रखने हैं, कि जैसे हमने पढ़ लिया कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाते हुए डिक्रीज होती है, ये जर्नल ट्रेंड है। लेकिन जो नाइट्रोजन है इसकी रेडियस 70 पिकोमीटर है, ऑक्सीजन की 74 पिकोमीटर है, फ्लोरीन की 72 पिकोमीटर है, और नियोन की होती है भाई 160 पिकोमीटर। ये तो मैंने आपको बता दिया, दिस इज पिकोमीटर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, वैन डर वाल रेडियस। ये तो ज़्यादा होती है, इसको छोड़ दो। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाते हुए अप टू नाइट्रोजन तो आता है डिक्रीज, ठीक है। लेकिन जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जा रहे हैं तो देखो नाइट्रोजन की अगर हम कन्फिग्रेशन लिखें तो नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन है भाई 1s2 2s2 2p3, भाई p में 3 है तो तीनों में एक एक होगा, ठीक है। लेकिन जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाते हैं तो 1s2 2s2 2p4, अब p में यहाँ कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। अब इंक्रीज क्यों होता है, इंक्रीज होने का कारण यही है कि जैसे ही हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाते हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, रिपल्शन, तो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नाइट्रोजन से जैसे ही हम ऑक्सीजन पे मूव करेंगे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो पॉइंट ये है कि एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल will repel each other। जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से जैसे ही ऑक्सीजन पे जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड हेंस ड्यू टू रिपल्शंस इलेक्ट्रॉन विल मूव आउटवर्ड। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर रिपल्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा होगा, एंड साइज विल इंक्रीज। साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब जब हम ऑक्सीजन से फ्लोरीन जाते हैं तो फिर क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे वही है कि फिर लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या हो रहा है, डिक्रीज। लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होती है किससे, नाइट्रोजन से, ड्यू टू दैट रीजन।
ठीक है, तो कुछ ट्रेंड ऐसे बनेगा, लिथियम की ज़्यादा होगी बेरिलियम से, बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरोन से, बोरोन की ज़्यादा होगी कार्बन से, कार्बन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी फ्लोरीन से, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, और सबसे ज़्यादा किसकी आएगी? नियोन की। तो ग्रुप 2 के अंदर ये ट्रेंड बनेगा एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, तो आप बुक में बाकी पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, आपको ये चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करके ध्यान रखनी है भाई इसमें। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम पढ़ते हैं वेरिएशन इन ग्रुप। तो जब हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये तो था वेरिएशन इन पीरियड, नाउ नेक्स्ट इज वेरिएशन इन ग्रुप। ग्रुप में क्या होगा? ग्रुप में क्या वेरिएशन होता है? ग्रुप में हम पढ़ते हैं टॉप से बॉटम। अब देखो मैं लेके चल रहा हूं भाई ग्रुप 1, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, रबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, आगे बढ़ता जाता है। इसके लिए मैंने लिखा था कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS1, तो ये 2S1, ये 3S1, ये 4S1, 5S1, 6S1। अब देखो जब आप बनाते हो तो 2S1 मतलब न्यूक्लियस, ये N इज इक्वल टू 1, ये क्या होगा N इज इक्वल टू 2, लिथियम के लिए तो ये होगा, सोडियम के लिए न्यूक्लियस, ये N इज इक्वल टू 1, ये N इज इक्वल टू 2, और ये क्या होगा N इज इक्वल टू 3। अब ये तो सोडियम के लिए तो ये क्या हो रहा है कि हर बार एक नई शेल ऐड हो रही है। लिथियम के लिए साइज ये था, सोडियम के लिए साइज ये होगा, क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहा है। तो जब हम ग्रुप में वेरिएशन पढ़ेंगे तो ग्रुप के अंदर हम देखेंगे शेल नंबर। इन ग्रुप as we move down the group, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव कर रहे होंगे, शेल नंबर इज इंक्रीजिंग, शेल नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज, एंड हेंस एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो भाई ये ट्रेंड बनेगा एटॉमिक रेडियस का किसी भी ग्रुप के अंदर, एक जर्नल ट्रेंड जो है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से ये आपने पॉइंट नोट डाउन करने हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। वैसे ही इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं कि भाई जो साइज है जैसे अगर हम पढ़ें तो भाई ग्रुप 13 लेके चल रहे हैं हम। ग्रुप 13 में पहले आएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ठीक है, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो कि साइज क्या होगा, इंक्रीज। मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पे वेरिएशन का, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने एक चीज़ और, एक पॉइंट हम और पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस
नाम बता रहा है रेडियस ऑफ आयन, रेडियस ऑफ आयन। अब हमने रेडियस ऑफ आयन फाइंड करनी है, तो पहले हम लेके चल रहे हैं रेडियस ऑफ, पहले कैटायन लेके चलते हैं, रेडियस ऑफ एटम एंड कैटायन। रेडियस ऑफ एटम और कैटायन के अंदर क्या रिलेशन होता है। लेट आप एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, लेट मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ सोडियम का और फिर लेके चल रहा हूँ सोडियम प्लस का। अब देखो सोडियम से सोडियम प्लस कैसे बनता है, बाय वन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी चीज़ एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है तो वो क्या बना देगी, Na+। अब इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे 11। अब प्रोटॉन तो 11 रहे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, लूज कर दिया। अब देखो पॉइंट क्या है। अब सोडियम पहले अगर हम लेके चलें तो सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ पे रेशो क्या है, रेशो ये है कि 1 प्रोटॉन इज अट्रैक्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन किसको अट्रैक्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे क्या होगा कि 1.1 प्रोटॉन इज अट्रैक्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब पर प्रोटॉन जो है, पर इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, ज़्यादा है। तो अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम है तो ये ज़्यादा फोर्स से इनको खींचेंगे, साइज क्या होगा, डिक्रीज। आपने करना क्या है, आपको प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन, आपने प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो काउंट करना है। ठीक है, हाई इज प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो, स्मॉलर विल बी साइज। जितना ज़्यादा प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन का रेशो जितना ज़्यादा होगा, साइज उतना कम होगा। एंड लोअर इज प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो, बिगर विल बी साइज। तो आप ये कह सकते हो भाई कि जो साइज है वो इनवर्स रिलेशन में है किसके साथ, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो के। अगर ये ज़्यादा है तो ये साइज कम होगा, अगर ये रेशो कम है तो साइज ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे प्रोटॉन 11 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं, तो प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो कितना आ रहा है यहाँ पे 1। यहाँ पे देखो प्रोटॉन 11 हैं, इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो रेशो क्या आ रहा है 1.1। यहाँ पे क्या हो रहा है, P/E रेशो मोर है, तो साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। तो अब यहाँ से एक जर्नल कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल एटम। ठीक है, आपने रेशो निकाल लिया, तो आप यहाँ पे लिख लो कि साइज ऑफ कैटायन जो है वो हमेशा कम होगा किससे, साइज ऑफ एटम से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कैटायनिक रेडियस है वो हमेशा छोटी होगी किससे, रेडियस ऑफ एटम से। साइज छोटा है तो रेडियस भी छोटी होगी, तो भाई कैटायनिक रेडियस ये हमेशा छोटी होगी किससे, एटॉमिक रेडियस से।
ठीक है, तो दिस इज द जनरल पॉइंट रिगार्डिंग द रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ कैटायन। नाउ नेक्स्ट वन इज वी विल कंपेयर रेडियस ऑफ एटम विद रेडियस ऑफ एनायन। अब एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं कोई, और उसके बाद इसको कंक्लूड करके देखते हैं। अब देखो रेडियस ऑफ एटम और एनायन को कंपेयर करते हैं। तो लेट मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो भाई प्रोटॉन भी 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, तो प्रोटॉन 17 है, पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 17 थे, एक एक्सेप्ट कर लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। तो भाई यहाँ पे P/E रेशो निकाल लो, तो 17/17 कितना आ रहा है? 1। यहाँ पे अगर आप रेशो निकाल लें तो प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो निकाल लें तो 17/18, ये क्या आएगा? लेस देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो ज़्यादा है न्यूमिनेटर से। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो ये 1 से कम आएगा, ये 1 आ रहा है। अभी आपने ये लिखा है कि जहाँ पे प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो ज़्यादा होगा, साइज़ क्या होगा? छोटा होगा। तो अब इसके केस के अंदर ये प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो 1 है, ये 1 से कम है, ये ज़्यादा है, तो इसका साइज़ क्या होगा? कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू साइज ऑफ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में साइज ऑफ एनायन जो है वो क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। और न्यूट्रल एटम का जो साइज है वो ज़्यादा आ रहा था किससे? साइज ऑफ कैटायन से। ठीक है, आप लिख के देख सकते हो कि जैसे मान लो कि क्लोरीन ने क्लोरीन प्लस बना दिया, तो प्रोटॉन तो 17 ही रह गए, इलेक्ट्रॉन 16 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। यहाँ न्यूट्रल में 17 थे, तो भाई अब रेशो निकाल लें तो प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन तो क्या आ रहा होगा? 17/16। अब नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है बड़े वाले से, तो ये क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। तो अगर ये ज़्यादा है तो साइज़ छोटा होगा। तो भाई जर्नल पॉइंट ये बन गया कि साइज़ ऑफ एनायन जो है वो ज़्यादा होगा साइज़ ऑफ न्यूट्रल एटम से। तो मतलब रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, अब देखो ये हमारा जर्नल टॉपिक था, ये हमने सारे पॉइंट इसके अंदर डिस्कस कर लिए। अब इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो हम 1 बाय 1 वो क्वेश्चन 2-3 इम्पॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन है, मैं एक में ही समराइज़ कर रहा हूँ सब कुछ। देखो एक जैसे मान लेते हैं कि पहले हम लेके चल रहे हैं एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम +1, F-1, O-2, N-3। वो कह दे आपा को कि अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। आपने क्या करना है? इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस के फॉर्म में अरेंज करना है। तो अब आपने क्या करना है? सबका P/E रेशो निकालना है। ठीक है, क्योंकि रेडियस का जो क्वेश्चन है वो किससे सोल्व होगा? P/E से। तो अब एल्यूमिनियम +3 है, कैसे बना होगा भाई ये? एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम ने बनाया होगा एल्यूमिनियम +3, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। यहाँ प्रोटॉन 13 थे, इलेक्ट्रॉन भी 13 थे। +3 का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए इसने, तो भाई प्रोटॉन तो बच गए 13, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। तो जो अपना पहला एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम +3, इसमें प्रोटॉन कितने हैं?
इसमें प्रोटॉन 13 हैं और इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो इसका अगर हम p/e रेशो निकाल लें तो क्या आ जाएगा 13/10 विच इज़ इक्वल टू 1.3। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीशियम। तो देखो अब मैग्नीशियम +2 जो है, देखो मैग्नीशियम +2 बना कैसे होगा, तो भाई मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे होंगे, क्या बना होगा मैग्नीशियम +2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो प्रोटॉन 12 होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12, ठीक है। अब इसने क्या करा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, प्रोटॉन तो 12 ही रहे, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10, ठीक है। अब इस केस के अंदर अपने पास क्वेश्चन में क्या था मैग्नीशियम +2, तो मैग्नीशियम +2 के पास जो प्रोटॉन हैं वो 12 हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 10 हैं, तो p/e रेशो 12/10 कितना आ रहा है 1.2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास Na+, तो देखो Na+ जो है वो बना होगा किससे Na से, इसने क्या करा होगा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करा होगा, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो भाई प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। अब इसने क्या करा, प्रोटॉन तो 11 ही रहे, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन कितने 10, लिख दो इधर। तो भाई Na+1 जो है प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 10, तो p/e रेशो जो है वो क्या आ जाएगा 1.1, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे F-1। अब F ने माइनस का मतलब क्या होता है गेन, तो इसने क्या करा होगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा क्योंकि -1 चार्ज आ रहा है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, प्रोटॉन भी 9 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 9 ही होंगे, ठीक है। अब प्रोटॉन तो 9 ही रहे, इसने क्या करा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, यहाँ 9 थे तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10। तो भाई जो अपने पास F-1 है, F-1 के अंदर प्रोटॉन तो 9 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो p/e रेशो जो है वो क्या आ रहा है 9/10 विच इज़ इक्वल टू 0.9, ठीक है। अब आ जाओ O-2 पे। अब O-2, O से O-2 मतलब गेन, अब कितना -2, -2 है ना, तो मतलब क्या करा होगा इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा, तो प्रोटॉन तो 8 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 8 हैं, तो भाई प्रोटॉन 8 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 8 और 2 कितने हो गए 10। तो भाई अगर हम O-2 के लिए लिखें सब कुछ, तो प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 10, p/e 8/10 विच इज़ इक्वल टू 0.8। तो जो p/e रेशो है फॉर ऑक्सीजन वो कितना आ रहा होगा 0.8। नाउ लास्ट वन इज N-3। अब -3 कैसे बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे होंगे भाई उसने, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन कितने हैं 7, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 7, प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन 3 गेन कर लिए तो कितने आ गए 10। तो N-3 के लिए p/e रेशो जो है वो 7/10 विच इज़ इक्वल टू 0.7, ठीक है। अब आप देखो कि इन 6 के 6 में एक चीज़ कॉमन है, इन 6 में एक चीज़ कॉमन क्या है कि सब में इलेक्ट्रॉन 10 हैं, यहाँ पे भी 10 थे, यहाँ पे भी 10 हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए आप ये सेट ऑफ रूल जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 हैं। अब देखो अपन ने जर्नल रूल क्या लिखा था कि जहाँ पे प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो ज़्यादा होगा साइज छोटा होगा, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ रेशो ज़्यादा है,
ठीक है, तो इसका जो साइज है वो सबसे कम आएगा। तो हम ये लिखेंगे कि एल्यूमिनियम +3 से ज़्यादा साइज होगा मैग्नीशियम +2 का, इससे ज़्यादा होगा Na+ का, इससे ज़्यादा होगा F-1 का, इससे ज़्यादा होगा O-2 का, इससे ज़्यादा होगा N-3 का, क्योंकि इसका रेशो सबसे कम है। अगर रेशो कम है तो साइज़ ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इनका जब हम रेडियस का रिलेशन निकालेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल रिगार्डिंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वेयर क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क्ड अबाउट द साइज एंड द रेशो। तो आप इसको भाई ऐसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे हम एटॉमिक रेडियस को समराइज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको बुक के अंदर बाकी क्वेश्चन जो हैं वो भी सोल्व करके देखने दे रखे होंगे। ठीक है, आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर के अंदर आपको ऐसे ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक और बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो भाई आपको जो सारे एग्जाम्पल हैं वो ट्राई करने हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे विच इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप ट्राई करो। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।